नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज। राजकाज में आज बात करेंगे किस राह पर इंडिया। विपक्षी गठबंधन ने आकार तो ले लिया है, लेकिन जितने राज्य उतने दल और उतनी ही समस्याएं हैं। अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग पेच है। ये पेच कैसे सुलझेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कड़ी टक्कर देने के लिए 26 विपक्षी दल एक मंच पर आ चुके हैं। विपक्षी दलों ने पटना में बैठक कर कैसे साथ आ सकते हैं इस पर मंथन किया, तो बेंगलुरु में बैठक के बाद गठबंधन के नाम का ऐलान कर दिया गया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की अगली बैठक अगस्त में निर्धारित की गई है। मुंबई में होने जा रही इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होनी है। मुंबई में यह बैठक 25-26 अगस्त को हो सकती है। इसकी तैयारियों का जिम्मा पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को सौंपा गया है। नए गठबंधन में जितने राज्य जितने दल हैं उतनी ही समस्याएं हैं, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं। ऐसे में अहम सवाल ये है कि मुंबई में होने जा रही गठबंधन की तीसरी बैठक में सीट बंटवारे का पेंच कैसे सुलझेगा। 26 दलों का गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर किस तरह से फार्मूला निकाल पाता है जो हर पार्टी को स्वीकार हो, सभी उस फार्मूले पर तैयार हो जाए। विपक्षी गठबंधन का फोकस 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी को घेरने की है, लेकिन यहीं सीट बंटवारे की राह में सबसे ज़्यादा पेच भी है। किस राज्य में क्या पेच है, इसको लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी सपा ने 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सपा को 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि पार्टी 31 सीटों पर दूसरे और 1 सीट पर तीसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस ने 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 1 सीट पर पार्टी को जीत मिली थी। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी जीती थी। 3 सीट पर कांग्रेस दूसरे और 58 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। विपक्षी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक दल ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तीनों ही सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव साफ संदेश दे चुके हैं कि गठबंधन की स्थिति में यूपी में नेतृत्व उन्हीं का होगा। कांग्रेस बराबरी की बात चाहती है। विधानसभा चुनाव में भी सपा मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। ऐसे में क्या सपा कांग्रेस को बराबर सीटें देने के लिए तैयार होगी? तीनों दलों के बीच सीट बंटवारा कैसे होगा? बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। जेडीयू ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 16 सीटें उसने जीती थी और 1 सीट पर पार्टी का उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा था। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 1 सीट पर पार्टी को जीत मिली थी और 8 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 18 सीटों पर पार्टी दूसरे और 1 सीट पर तीसरे स्थान पर रही थी। बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन जेडीयू की तुलना में कहीं बेहतर रहा था। आरजेडी बिहार विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है और जेडीयू तीसरे नंबर की। कांग्रेस के साथ ही लेफ्ट पार्टियां भी गठबंधन में हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि बिहार में सीट बंटवारे की गुत्थी कैसे सुलझती है। हालांकि इंडिया के गठन के बाद नीतीश की नाराजगी की बातें सामने आई थी, लेकिन नीतीश ने उसे सिरे से नकार दिया था। आपको सुनाते हैं क्या कहा था नीतीश कुमार ने। क्या मतलब एनडीए का? सोच न रहे एनडीए का मीटिंग का। एनडीए था पहले श्रद्धेय अटल जी के टाइम में 1999 में बना एनडीए, और उसके बाद ये लोग कभी एनडीए करते थे। अब पहले एनडीए के हर पार्टी की मीटिंग होती थी अटल जी के टाइम, बाद में कभी हुआ है जी? इन लोगों के साथ भी थे तो इन लोगों के साथ अभी गए थे, फिर 5 साल तक कहाँ कभी मीटिंग हुआ। अभी चूंकि हम लोग एक मीटिंग करवा दिए तो इसलिए इन लोगों को लगा कि एक मीटिंग कर लें। अब बताइए ना, अजय लोगों का नाम आया तो किसी का जानते हैं कौन सी पार्टी है? अरे हम लोग क्या, तो जो मीटिंग हुआ है उसमें तो सब नोन है ना पार्टी। 16 पार्टियां तो सब राज्यों की, बाकी सब राज्यों में और भी रीजनल पार्टी है, तो वो सब तरह से हुआ है। इनका तो ऐसे ही है। अब किसी को हम निकाल दिए तो वो सब तो हम तो जान कर कहे थे कि ज्वाइन करिए या बाहर जाइए। हम जानते थे वो रहेगा यहाँ, जो 23 तारीख को होना था, और वो मीटिंग में बैठता तो सब खबर देता बीजेपी को, हम जान गए थे। इसलिए हमने कह दिया था, हम लोगों ने बैठ करके इन्हीं को भेज दिए थे कि या तो आप मर्ज करिए नहीं तो चाहिए, और 2 दिन का टाइम दिया, चला गया।
इसलिए हटाया एक आदमी को जिसको अपनी जगह चीफ मिनिस्टर बना दिया। कौन कौन चीज बोलते रहता हूँ, ये बनाया है कौन पार्टी? इसीलिए सुन लीजिए, कोई मतलब नहीं, तो ऐसे ही अपना चलते रहता है। लेकिन बात यह है कि भाई आप लोगों के साथ में क्या करें, सारे तो मीडिया पर कब्जा कर लिया है, और उसी तरह से हम लोगों की बात कुछ पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बाकी सब फिर उन्हीं का बात चलेगा। पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। बेंगलुरु की बैठक के बाद लेफ्ट पार्टियों ने साफ कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में उनका तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन संभव नहीं है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में गठबंधन का स्वरूप क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या विपक्षी दल लेफ्ट पार्टियों को मना पाएंगे, और मना भी लेंगे तो टीएमसी और लेफ्ट के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ किस तरह से सामंजस्य बैठा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली टीएमसी की प्रमुख ममता ने पटना की बैठक से पहले ही ये कह दिया था कि जो जहां मजबूत है वो वहां लड़े। इसका साफ मतलब है कि ममता पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी ने 42 में से 22 सीटें जीती थी और 19 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। एक सीट पर टीएमसी उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा था। कांग्रेस को 2 सीट पर जीत मिली थी और 1 सीट पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। सीपीएम 27 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। ऐसे में टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का फार्मूला कैसे निकल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इंडिया के गठन के समय न केवल राहुल गांधी बल्कि विपक्षी गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी काफी उत्साहित दिए थे। आपको सुनाते हैं कि राहुल ने सरकार पर क्या तंज कसा था और ममता ने कैसे हुंकार भरी थी। बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए
can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? We love our motherland. अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पिछला चुनाव कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के साथ लड़ा था। कांग्रेस ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि पार्टी 21 सीटों पर दूसरे और 2 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। एनसीपी ने अपने कोटे की 19 में से 4 सीटें जीती थी और 15 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार गठबंधन में शिवसेना यूबीटी भी शामिल है। संयुक्त शिवसेना ने 2019 में 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 18 सीटें जीती थी। 5 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर शिवसेना और एनसीपी का दावा मजबूत दिखता है, लेकिन दोनों दल टूट चुके हैं। बदली परिस्थितियों में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है। ऐसे में तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति आसान नहीं दिख रही है। अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की बात करें तो विधानसभा चुनाव से लेकर एमसीडी तक आम आदमी पार्टी सत्ता में है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो तस्वीर उलट नजर आती है। कांग्रेस का वोट शेयर 22.6% और आम आदमी पार्टी का 18.2% रहा था। कांग्रेस 7 सीटों में से 5 पर दूसरे और 2 पर तीसरे स्थान पर रही थी। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर दूसरे स्थान और 5 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे की कोशिश होगी कि जिन सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रहे थे वो सीट उनके खाते में आ जाए, जबकि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव और एमसीडी के परिणाम को लेकर खुद को मजबूत बताकर अधिक सीटों पर लड़ना चाहेगी। ऐसे में दोनों पार्टियां दिल्ली की सीटों को लेकर किस तरह किसी नतीजे पर पहुंचेंगी, ये भी अहम सवाल है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गठबंधन में शामिल होने के लिए आपने कांग्रेस के सामने क्या शर्त रखी थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। पार्टी इसी प्रदर्शन को आधार बनाकर विपक्षी गठबंधन के आकार लेने से पहले कह रही थी कि कांग्रेस दिल्ली पंजाब में चुनाव न लड़े तो हम भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग से लेकर विधानसभा में विधायक दल के नेता तक सभी आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरना आसान नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से 8 सीटें जीती थी, जबकि 5 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी और पार्टी के उम्मीदवार 5 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। इसलिए कहना अतिशयोक्ति न होगा कि जितने राज्य उतने दल और उतने ही पेच। गठबंधन को लेकर बसपा प्रमुख मायावती के रुख में बदलाव आया है। गठबंधन को लेकर मायावती ने कहा था कि 4 राज्यों के चुनाव के बाद ही पार्टी सरकार में शामिल होने पर विचार करेगी। गठबंधन को लेकर मायावती के रुख में आए बदलाव के मायने क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मायावती ने कुछ दिनों पहले गठबंधन की संभावनाओं को साफ नकार दिया था। मायावती ने कहा था कि बसपा न तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होगी और न ही विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया में। मायावती ने कहा था कि मजबूत और अहंकारी सरकार की बजाय सत्ता में ऐसी सरकार हो जो लोगों के कल्याण के लिए काम करने को बाध्य हो। मायावती ने कहा था कि बसपा ने कई राज्यों में सत्ता संतुलन स्थापित कर दलित समुदाय का राजनीतिक सम्मान बढ़ाने का काम किया है और 4 राज्यों के चुनाव के बाद बसपा जरूरत पड़ने पर गठबंधन को लेकर विचार करेगी, जिससे दलित मुस्लिम का उत्थान सुनिश्चित किया जा सके। मायावती ने पहले कहा था कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। माया ने एनडीए के साथ दूरी बनाए रखी तो वहीं विपक्षी एकजुटता की पूरी कवायद से भी। मायावती के रुख में बदलाव आया है और उन्होंने चुनाव के बाद गठबंधन के संकेत दिए हैं, तो इसके भी अपने मायने हैं। जिन 4 राज्यों में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने उनमें से 3 में बीजेपी और कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले का इतिहास रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में सरकार बीजेपी या कांग्रेस इन्हीं दोनों में से किसी दल की बनेगी, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में अगर बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो निश्चित रूप से वो या तो एनडीए के पाले में खड़ी होंगी या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया के।
बसपा जब किसी एक खेमे में खड़ी हो जाएगी फिर लोकसभा चुनाव में उसके लिए न्यूट्रल स्टैंड रखना काफ़ी मुश्किल होगा। बसपा के लिए उस राज्य या दूसरे राज्यों में उसी पार्टी को घेरना, उस पर तीखे वार करना आसान नहीं होगा जिसके साथ वो सरकार चला रही होगी। मायावती उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। सियासी समीकरण कैसे सेट किए जाते हैं मायावती बखूबी जानती हैं। मायावती का 4 राज्यों के चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं पर विचार की बात करना किस बात का संकेत है, ये समझ से परे है। पहले गठबंधन से इंकार, फिर विचार की बात। मायावती के बदले रुख के मायने क्या है? मायावती गठबंधन को लेकर फैसले से पहले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे इन चुनावों में हवा का रुख भांप लेना चाहती हैं। दलित मुस्लिम की बात बीएसपी जाएगी किसके साथ? अब इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। साल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग से चौंका देने वाली बसपा अब नया समीकरण सेट करने की कोशिश में जुटी हुई है। मायावती ने बीते दिनों गठबंधन को लेकर जो बयान दिया था उसमें भी कहा था कि सरकार ऐसी हो जिसमें दलित अल्पसंख्यक का उत्थान हो। बसपा ने हाल के यूपी निकाय चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बसपा की कोशिश है कि दलित के साथ एक मुश्त मुस्लिम वोट आ जाए तो पार्टी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। यूपी की बात करें तो लोकसभा की 80 सीटों वाले इस सूबे में करीब 21% दलित और 20% अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में अगर दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में चले जाएं तो उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मायावती की कोशिश यही समीकरण तैयार करने की है। ऐसे में मायावती के लिए कांग्रेस से गठबंधन मुफीद माना जा रहा है। हालांकि बसपा कई मौकों पर सत्ताधारी एनडीए के साथ खड़ी नजर आई है। बसपा और बीजेपी गठबंधन कर यूपी में सरकार भी चला चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि बसपा किसके साथ जाती है, वो काफ़ी अहम होगा। गठबंधन को लेकर मायावती के रुख में आई नरमी की वजह क्या है? तो कहा जा सकता है कि मायावती की पार्टी कभी जिस उत्तर प्रदेश में मजबूत मानी जाती थी उसी सूबे में उसकी हालत खस्ता हो गई है। साल 2012 के बाद यूपी में बसपा के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2022 के यूपी चुनाव में बसपा 1 सीट पर सिमट गई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन तब बसपा सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। 2014 के चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुल सका था। मायावती को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि अकेले चुनाव मैदान में उतरने पर बसपा की राह आसान नहीं रहने वाली। बसपा 2018 के छत्तीसगढ़ चुनाव में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। हालांकि तब कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली थी। पिछले राजस्थान चुनाव में बसपा ने 6 सीटें जीती थी। बसपा ने कांग्रेस सरकार का समर्थन किया था। बाद में बसपा के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे कौन कौन से मामले हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगले साल देश में आम चुनाव है और सभी राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली और तैयारी शुरू कर दी है। राजनीतिक दल एक एक कदम साथ कर रख रहे हैं और हर एक बयान चुनावी गणित को जोड़ घटा कर दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर आने वाले फैसले लोकसभा चुनाव की सियासी बाजार बदल सकते हैं। इनमें से कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं तो कुछ चुनाव आयोग के समक्ष हैं। जिन मामलों पर आने वाले फैसले देश की चुनावी राजनीति को प्रभावित करेंगे उनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त किया जाना, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अयोग्यता, दिल्ली सरकार में सेवाओं पर नियंत्रण के मामले में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की वैधानिकता और शिवसेना के शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला। इसके अलावा एनसीपी से अलग हुए अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच पार्टी की दावेदारी को लेकर चुनाव आयोग में अर्जियां दी गई हैं और एनसीपी पार्टी का भविष्य तय करने वाला मामला चुनाव आयोग में है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई लंबित है। सुनवाई करने वाली 5 सदस्यीय पीठ में प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत हैं। इस पीठ में शामिल जस्टिस संजय विजय कौशल इसी साल दिसंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मामले में सुनवाई पूरी होकर उससे पहले फैसला आ सकता है। हालांकि ये आने वाले फैसले पर निर्भर करेगा कि कौन सा राजनीतिक दल उस पर क्या रुख अपनाता है। लेकिन
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मामला राहुल गांधी की अयोग्यता का है। राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि में दोषी ठहराते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसके कारण उन्हें संसद से निलंबित कर दिया गया था। 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी की शिकायत के आधार पर आपराधिक मानहानि मामले में गांधी को दोषी ठहराया और उन्हें 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी। मोदी की शिकायत कर्नाटक के कोलार में गांधी के 2019 के चुनाव पूर्व भाषण के बाद दर्ज की गई थी। इसमें गांधी ने कहा था, मेरा एक सवाल है, इन सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों है? चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, हम नहीं जानते कि ऐसे और कितने मोदी सामने आएंगे। पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि ये मोदी उपनाम वाले लोगों के लिए अपमानजनक है, जबकि सूरत अदालत ने गांधी को 2 साल की सजा को निलंबित कर दिया था और जमानत दी थी। लेकिन गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को गांधी की दोष सिद्धि और उन्हें दी गई 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। रोक का मतलब होता कि मानसून सत्र से पहले गांधी की संसद में बहाली हो जाती। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने गांधी की याचिका पर सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त को तय की गई है। राहुल गांधी के लिए सिंघवी ने पहले सुनवाई की तारीख का अनुरोध किया था, यह देखते हुए कि संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को समाप्त होगा और शीर्ष अदालत का आदेश राहुल गांधी की निचले सदन में भाग लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि गांधी ने एक सांसद के रूप में 100 से अधिक दिन खो दिए हैं, जिसमें पूरा सत्र और वर्तमान सत्र का कुछ हिस्सा शामिल है। राहुल गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां उनकी जगह भरने के लिए जल्द ही उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। हालांकि जेठमलानी ने जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा था। तब न्यायमूर्ति गवई ने इस तथ्य का हवाला दिया था कि उच्च न्यायालय का आदेश 100 प्रश्नों से अधिक का था और पूछा था, ऐसे मामले में जवाब की क्या आवश्यकता है। जेठमलानी ने कहा था कि वो कानून के कुछ प्रस्ताव रिकॉर्ड पर रखना चाहते थे। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर जस्टिस गवई ने कहा था, अजीब बात हम गुजरात SC में देख रहे हैं। उच्च न्यायालय की पीठ का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा था कि गांधी के खिलाफ मामला समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है। कम से कम 10 आपराधिक मामले उसके खिलाफ लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। ऐसा एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। वैसे भी दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्धि न्याय संगत एवं उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा था कि अयोग्यता का मामला लंबित है। एक और मामला जो 24 के चुनाव पर असर डालेगा वो है महाराष्ट्र का मामला। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान अपने चरम पर है। पहले शिवसेना टूटी और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के 2 गुट बन गए। फिर एक दूसरे के खिलाफ अयोग्यता और कानूनी लड़ाई का दौर चला। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और तीर कमान चुनाव चिन्ह शिंदे गुट के नाम कर दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला विधानसभा स्पीकर के सामने लंबित है। स्पीकर उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इसलिए उद्धव गुट ने स्पीकर को जल्दी सुनवाई कर अयोग्यता याचिकाएं तय करने का सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगा है। महाराष्ट्र में एनसीपी के भी 2 गुट हो गए हैं और अजित पवार चाचा शरद पवार से अलग होकर कुछ विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, शिंदे गुट ने स्वयं को असली एनसीपी होने का दावा भी चुनाव आयोग के समक्ष कर दिया है। दूसरी ओर शरद पवार गुट ने भी चुनाव आयोग में खुद को असली एनसीपी बताने की दावेदारी कायम रखी है। इस मामले में चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा उसका निश्चित तौर पर असर अगले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। वैसे भी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पक्षकार सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे और वहां भी सुप्रीम कोर्ट ही एनसीपी का भाग्य तय करने वाला साबित हो सकता है। 5वां मामला दिल्ली की जुड़ी सियासत से। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तभी से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों की खींचतान चल रही है। कई दौर की मुकदमेबाजी भी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए, लेकिन विवाद बरकरार है। ताजा मामला दिल्ली की सेवाओं और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में केंद्र के अध्यादेश का रहा, जिसमें अधिकारियों की
ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में एक अथॉरिटी तो गठित की गई, लेकिन किसी तरह की मत भिन्नता होने पर अंतिम फैसला उपराज्यपाल को करने की शक्ति दे दी गई। यानी सेवाओं पर नियंत्रण में उपराज्यपाल का वर्चस्व कायम है। दिल्ली सरकार ने इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के सेवाओं मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें जो भी फैसला आएगा वो दिल्ली की राजनीति पर असर डालने वाला होगा। वैसे भी आम आदमी पार्टी सारे विपक्षी दलों से दिल्ली अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए संसद में लाए जाने वाले विधेयक का विरोध करने के लिए तैयार करने में जुटी है। अब देखना यह होगा कि इतनी दुश्वारियों के बीच विपक्ष का गठबंधन इंडिया मोदी के सामने कितनी ताकत से खड़ा रह पाएगा या औंधे मुंह गिर जाएगा। ये लोकसभा चुनाव से पहले का वक्त बताएगा। तो राजकाज की पेशकश किस राह पर इंडिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।